आज की कुछ बड़ी खबरें हैं जो मैं चाहता हूं कि आपको बताऊं। और सोचिए, इस दौर में टीवी अखबार की भाषा कैसे बदल रही है। क्योंकि आप इस देश में कितनी जागरूकता है, और मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर सोशल मीडिया ना होता तो ये जागरूकता ना होता। एक टीवी पर मैं देख रहा था, दोनों हर्षवर्धन त्रिपाठी है, वो शख्स ब्राह्मण समाज से है, और वो कह रहा था कि अब तो जाट, मराठा, पटेल आरक्षण मांग रहे हैं, जो किसान कम्युनिटी है, जिनके पास जमीनें हैं। तभी अशोक भारती ने कहा कि अब बनिया समाज, ब्राह्मण समाज, राजपूत समाज भी आरक्षण मांग रहा है। जबकि सच्चाई तो है कि इनको मिल गया है 10% रिजर्वेशन, जितनी इनकी संख्या है उतनी इनको आरक्षण मिल गया। तो चलिए, अच्छा है, देर सबेर ही सही, लोग बोल तो रहे हैं। और सोचिए, पहली बार ऐसा हो रहा है कि सोशल मीडिया की वजह से हमें पता चल रहा है कि अब शेड्यूल कास्ट की एक लड़की सेलिब्रिटी हैं, वो उनका नाम है शिवानी, और यूपी के औरैया की हैं, और वो अपनी ही भाषा में शानदार ब्लॉग बनाती है। मैंने इसलिए कहा ना कि सोशल मीडिया ना होता तो हमारे जैसे पत्रकार किसी गुमनामी में खो जाते। पत्रकार तो मैं तब भी था, टेलीविजन में नौकरी कर ही रहा था, लेकिन तब मैं अपने खबरों के लिए उतना प्रखर नहीं था, मेरी मजबूरियां थी। और अगर सोशल मीडिया ना आता, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर ना आता, तो ये सारे हालात ना बदलते। तो शिवानी के जो भी मौके मिले हैं उसके लिए सोशल मीडिया की वजह से शिवानी को ये मौका मिला है, और उन्होंने शानदार मेहनत किया है। तो तमाम, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, शोषित वंचित समाज के लोग हैं, उनको डिजिटल युग में भी आना चाहिए। चाहे आप फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, आप मॉडलिंग में जाना चाहते हैं, आप जर्नलिज्म में आना चाहते हैं, आप जो भी कर रहे हैं उसको दुनिया को दिखाइए, क्योंकि अब मौका वर्सटाइल हुआ है। टीवी अखबार, मैं बार बार कह रहा हूं, टीवी हो, अखबार हो, सिनेमा हो, अगर आईपीएल ना होता तो आपको सूर्य कुमार यादव, रिंकू सिंह न मिलते। तो अभी तो 75 साल हुए हैं, संविधान लागू हुआ है, धीरे धीरे देखते जाइए। बस शर्त इतनी है कि आपको अपनी बात कहनी पड़ेगी, बोलनी पड़ेगी। तो ये सबसे बड़ी खबर है। तो बिग बॉस में जो शिवानी गई है, इसको लेकर बहुत सारे लोग के पेट में मरोड़ उठ रहा है, लेकिन पूरा देश उनको जान गया है, पूरी दुनिया में उनकी चर्चे हैं, और ये अच्छी बात है। जैसे रोहिणी घाबरी जो स्विट्जरलैंड में रहती हैं, चंद्रशेखर आजाद, तो अब आपको आए दिन इस तरह के लोग देखने को मिलेंगे। अब वो दौर गया जब टीवी अखबार चाहता था उसको बनाता था, जिसको चाहता था उसको बिगाड़ता था। अब लोग एक तो टीवी अखबार के सहारे नहीं हैं, और दूसरी बड़ी बात है कि वो टीवी अखबार पर अब भरोसा नहीं करते हैं, और वो अपने ही लोगों को अपने ही अंदाज में, मैं इसलिए कह रहा हूं, भाषा, कोई आपको कहे कि तुम्हारी हिंदी अच्छी नहीं है, अंग्रेजी अच्छी नहीं है, प्रोनाउंसिएशन अच्छा नहीं है, तुम्हारा डिक्शन अच्छा नहीं, इस पर मत जाइए। हमें जो भाषा आती है, बताइए, अमेरिका में जो पैदा होगा उसका प्रोनाउंसिएशन, और जो औरैया में पैदा होगा उसका प्रोनाउंसिएशन, जो तमिलनाडु में पैदा होगा सबका अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होगा। तो ये जो शुद्धतावादी रवैया जो है ना, ये भी एक तरह का जातिवाद है, इसके चक्कर में मत पड़िएगा। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं। और पेपर लीक में, सोचिए, पेपर लीक में और कई सारे नाम आ रहे हैं, उनके बारे में बताऊंगा। तो पेपर लीक, मनोज झा आरजेडी के सांसद, उन्होंने कहा कि ये ऑर्गेनाइज क्राइम है और बीजेपी को इसका पैसा मिला है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये मनोज झा ने, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राज्यसभा में, उन्होंने कहा है। तो ये भी बड़ी खबर है जो मैं आपको बताऊंगा। और यूपी में किस तरह से सरेआम फायरिंग होती है, लेकिन क्या मजाल है कि कोई टीवी अखबार उसको गुंडा राज कह दे, ये भी बताऊंगा मैं आपको। और सवाल वही है, डॉली टपरी वाला, जो चाय वाले हैं नागपुर के, जो जय भीम बोलते हैं और आज के डेट में सबसे ज्यादा सेलिब्रिटी, उन पर भी बात करूंगा, शिवानी पे भी बात करूंगा, रोहिणी घाबरी पे भी बात करूंगा, और भी इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो सोशल मीडिया ने जिनको पहचान दी है, उस पर भी बात करूंगा, और ये बहुत जरूरी है। और अंत सबसे बात तो ये भी होगी रिजर्वेशन को लेकर, वो कौन लोग हैं जिनको रिजर्वेशन से पेट में दर्द होता है। सोचिए, पटना हाई कोर्ट ने रिजर्वेशन पर रोक लगा दी। सोचिए, प्रियांशु कुशवाहा जो एक सवाल पूछते हैं, जो क्रिटिसाइज करते हैं वहां के डिप्टी चीफ मिनिस्टर को, जो जनरल कैटेगरी से है, तो उन पर एफआईआर दर्ज करा दिया जाता है। लेकिन कब तक एफआईआर दर्ज कराइएगा साहब? धीरे धीरे हर घर से कोई प्रियांशु कुशवाहा, कोई प्रियांशु महतो, कोई प्रियांशु जाटव, कोई प्रियांशु पासवान निकलेगा,
और सवाल तो आपसे पूछा जाएगा। सोचिए, लालू यादव को, मायावती जी को, अखिलेश यादव को इस देश की जातिवादी मनुवादी मीडिया ने क्या क्या नहीं कहा है। तो ये तमाम बातचीत होगी और पूरे डिटेल्स से बातचीत होगी। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग हमेशा नेशनल दस्तक से जुड़े रहिए और एक वीडियो आप देखेंगे तो आपके सारे काम की खबरें मिल जाएगी। और ये वो खबरें हैं जो आपके लिए ज़रूरी है, आपके बच्चों के लिए ज़रूरी है, और इन खबरों से जिससे आप राय बनाते हैं। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर बात। सोचिए, मैं एक बार किताब पढ़ रहा था, तो तस्लीमा नसरीन ने कहा था कि अगर आप बहुत अमीर हैं तो भारत में रहिए, यहाँ कोई नियम कानून आप पर लागू नहीं होता है, आप जो मन में आए करिए। और अगर आप बहुत गरीब हैं तो यूरोप में रहिए। मेरे जितने एनआरआई दोस्त हैं जो आते रहते हैं विदेश से, वो हमेशा कहते हैं कि यहाँ के जो लोग, खासकर जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, वो विदेश में जाते हैं तो अपने सूटकेस में जाति लेकर जाते हैं। और इंग्लैंड में तो बाकायदा मतलब चमार शब्द से एक बार भी खुला हुआ है। जो लोग रविदास समाज के लोग हैं, जो पंजाब से, हरियाणा से सबसे ज़्यादा लोग जो विदेश गए, उनके साथ जातिवाद होता रहा है। लेकिन अब वहाँ भी काम हो रहा है। आपने कुछ दिन पहले देखा था अमेरिका में किस तरह से एक मंदिर बनाने को लेकर लोगों को मजदूरी कराई जा रही थी। एक हिंदुजा ब्रदर्स है, इंग्लैंड का सबसे अमीर आदमी। सोचिए, वो अपने कुत्ते पर सालाना 8 लाख रुपए खर्च करता था, लेकिन अपने घर में काम करने वाले को वो स्विट्जरलैंड के हिसाब से पैसे नहीं देता था और उनको सजा हुई है। 4 लोगों को सजा दी गई है। तो ये जहां भी रहेंगे ना, इनका काम है शोषण करना और इस शोषण नहीं छोड़ सकते हैं। तो एक सप्ताह में 70 घंटे काम करवाने वाले नारायण मूर्ति के भी बाप निकला प्रकाश हिंदुजा। ये अपने नौकरों से दिन में 18 घंटे यानी सप्ताह में 126 घंटे काम करवाते हैं। अब 4 साल जेल में काटेंगे। और इस बीच एक और टेस्ट के पेपर लीक का मामला सामने आया। ये है CSIR नेट पेपर लीक के अग्रिम खुलासे के बाद एनटीए ने 25-27 जून की परीक्षा रद्द कर दी है। सोचिए, 24 लाख बच्चों को। और तो तमाम ये खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। और ये तमाम खबरें जो मैं आपको बताऊंगा, ये खबरें आपके लिए ज़रूरी है, ये विश्लेषण आपके लिए ज़रूरी है। और ये कोई अजीत अंजुम, सोचिए, एक चुप्पी, अभिसार शर्मा, अजीत अंजुम, रवीश कुमार, साक्षी जोशी, तमाम सवर्ण पत्रकार जो कल तक पानी पी पी कर बीजेपी को गाली दे रहे थे और कांग्रेस के पक्ष में थे, वो आरक्षण पर मुंह नहीं खोलेंगे। ये कांग्रेस बीजेपी के समर्थक हो सकते हैं, ममता बनर्जी के समर्थक। सोचिए, ममता बनर्जी प्रियंका गांधी के लिए प्रचार करेंगी। सवर्ण नेता कितनी जल्दी घुल मिल जाते हैं। बहुजनों को सीखना चाहिए। और आज तक ने एक खबर छापी है चंद्रशेखर आज़ाद के लिए, वो भी बताऊंगा क्या वो सच है। चंद्रशेखर आज़ाद को बताना चाहिए। अगर ये खबर झूठ है तो चंद्रशेखर आज़ाद के लिए बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इससे उनकी छवि को बहुत धक्का लगेगा। और एक और भी खबर बताऊंगा। सोचिए कि किस तरह से इस देश में तमाम सवर्ण पत्रकार जो हैं वो आपके संवैधानिक अधिकार के लिए नहीं बोलते। तो बहुत कुछ अच्छा भी हो रहा है। और भारत में लोगों ने पैसा डालना बंद कर दिया है और भारत से भागने वाले करोड़पतियों की संख्या जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो ये तमाम बड़ी खबरें, एक एक खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। एक एक खबर का विश्लेषण भी होगा, एक एक खबर आपको बताया भी जाएगा। और ये वो खबरें हैं जो आपको सुनना चाहिए, समझना चाहिए। और मैं इसलिए कहता हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो ये तमाम खबरें। और दिलीप मंडल क्या बहुजन समाज के लिए ज़रूरी हैं? क्या दिलीप मंडल से अब बहुजन समाज को अलग हो जाना चाहिए? क्या सचमुच वो सरकार के दलाल हो गए हैं? क्या वो हिंदू मुस्लिम कर? ये सबसे बड़ा सवाल है। दिलीप मंडल से मैं एक इंटरव्यू कर रहा था तो उन्होंने कहा था कि हमें भूलना चाहिए। मैं सिर्फ 1950 आज़ादी के बाद की बात करूंगा, जब संविधान लागू हुआ है। दिलीप मंडल से सवाल है कि नालंदा किसने जलाया? ये भी महत्वपूर्ण है। लेकिन मैं जानता हूं कि इस देश में 700 सालों तक, 12वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी तक जो ज्ञान विज्ञान, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड बन रहा था, तो यहाँ के मुगल शासकों ने ये काम नहीं किया। उन्होंने अपने लिए ताजमहल बनवाए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनवाई। तो उनके साथ कौन लोग थे? क्या दिलीप मंडल ये बताएंगे?
मुगलों के दरबार में नवरत्न कौन थी? ये दिलीप मंडल ने हमें बताया है, वही बताऊंगा। तानसेन थे, बीरबल थे। और जुम्मन मुगलों का बदला क्या जुम्मन मियाँ से लिया जा सकता है? और आज कौन लोग हैं जो सिस्टम में हैं, और सिस्टम में कौन SC ST OBC हिंदू का अधिकार छीन रहा है? और ठीक पूछा है दिग्विजय सिंह ने कि 24 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था नीट का, क्या उनमें हिंदुओं के साथ गड़बड़ी नहीं हुई है? तो ये तमाम सवाल है जो सोशल मीडिया पर वायरल, और ये सवाल आपके लिए जानना बहुत जरूरी। तो एक एक विश्लेषण सुनते जाइए और आप अपनी राय जरूर दीजिएगा, शेयर कीजिए, लोगों को बताइए, बहुत जरूरी है। चंद्रशेखर रावण जी को इस प्रकार के आदेश नहीं जारी करने चाहिए थे। आज तक ने एक खबर छापी है, मैं नहीं कह रहा हूं। चंद्रशेखर रावण की पार्टी आजाद पार्टी ने कहा है कि अगर बिना अपॉइंटमेंट कोई भी कार्यकर्ता या अधिकारी आजाद से मिलने पहुंचेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बिना अपॉइंटमेंट के चंद्रशेखर से मिलने न पहुंचे वरना लिया जाएगा एक्शन, पार्टी ने जारी किया आदेश। ये खबर फोटो के साथ आज तक के डिजिटल ने छापा है। अजय कुमार पटेल ने इसको ट्वीट किया है। अगर ऐसा कोई बयान आया है तो मुझे नहीं लगता कि ये फायदेमंद है या फिर अखबार ने झूठ बोला है। और ये है वो ये देखिए, ये शख्स जो है हर्षवर्धन त्रिपाठी, ये शख्स घोर जातिवादी और इलॉजिकल आदमी है। लेकिन चूंकि ये ब्राह्मण समाज से हैं तो सारे टेलीविजन चैनल के लोग इनको बुलाते हैं, हम लोग को तो बुलाएंगे नहीं। तो सोचिए कि ये आदमी कह रहा था कि जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा भी जमीन वाले हैं लेकिन आरक्षण मांगते रहते हैं। इस शख्स को इतना नहीं पता है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को भी 10% आरक्षण मिल गया है। और जैसे ही ये बात अशोक भारती जी ने इस शख्स को कहा तो बैठे हुए लोग के चेहरे से पानी उतर गया। सोचिए, आज भी जाट, पटेल, मराठा, गुर्जरों की हत्या हुई, गोली मारी गई राजस्थान में, जाटों की गोली मारी गई हरियाणा में, पटेलों पर गोलियां चली गुजरात में, और मराठा आज भी आंदोलन कर रहे हैं आरक्षण के लिए, क्योंकि वो आरक्षण मांग रहे हैं शैक्षणिक आधार पर। उनका सामाजिक पिछड़ापन है, आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं था। सामाजिक पिछड़ापन है, सोशल बैकवर्डनेस है। वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जज नहीं है, वो कैबिनेट सेक्रेटरी नहीं है। और ये हर्षवर्धन त्रिपाठी जैसे लोगों को समझ में नहीं आता है, लेकिन कस के रगड़ना चाहिए था जवाब देना चाहिए था अशोक जी को कि वो तो मांग रहे हैं और उनको नहीं मिला और उनको गोली मारी गई है, हत्याएं हुई है, और आपको तो बिना मांगे मिल गया। तो ये देश जाति प्रधान देश है। खैर चलिए, ऐसी तमाम खबरें, ताकि आप सोशली रिच हो, इनरिचमेंट हो, ये तमाम खबरें हम आपके लिए लाते हैं जो बहुत ज़रूरी है। और मैं इसलिए कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और 4300 करोड़पति, मैं नहीं कह रहा हूं, 4300 करोड़पति भारत छोड़ के जा चुके हैं। 4300 करोड़पति इस साल भारत छोड़ देंगे। ये चौंकाने वाली रिपोर्ट है। नरेंद्र मोदी की सरकार में लोग दोस्त की नागरिकता छोड़ रहे हैं। ये कौन लोग हैं जो देश से पैसा लेके भाग रहे हैं? उनकी जाति पता कीजिए। ये कौन लोग हैं जो नागरिकता छोड़ेंगे, ये भी सोचिए। और 14 लाख में से कितने मुसलमान होंगे जिन्होंने नीट की परीक्षा दी होगी? 5%, 10%, बाकी तो सब हिंदू हैं। हिंदुओं के साथ ही अन्याय नहीं है क्या? हिंदुओं के बच्चों को अन्याय नहीं है? सवाल ये है कि बिहार में जो रोक लगी है SC ST OBC के आरक्षण पर, वो उसमें हिंदू तो सबसे ज्यादा है, 90%। दिलीप मंडल से मेरा यही सवाल है कि नालंदा पर आपने जो खुलासा किया, हम आपसे सहमत हैं, लेकिन सवाल है कि आज सिस्टम में बैठे लोग किसका अधिकार छीन रहे हैं? वो पटना हाईकोर्ट में बैठे लोग कौन से हैं? आप दिलीप जी, आप ही ने मुझे कहा कि मेमोरी को खत्म कीजिए, आजादी के पहले क्या हुआ उसको भूल जाइए। हम लोग भूलना चाहते हैं। ये बात फैक्ट है कि मुगलों के दौर में भारत में ज्ञान विज्ञान नहीं बना, लेकिन सवाल है कि मुगलों के दौर में कौन लोग थे उनके दरबारी? तानसेन कौन था? बीरबल कौन था? तुलसी दुबे कहते थे कि मांग के खइबो, मस्जिदों में सोइबो। और आज सिस्टम में जो लोग बैठे हुए, तो समझना पड़ेगा इस देश के संविधान और संवैधानिक अधिकारों के जो लोग खिलाफ हैं। और नीट घोटाले पर राज्यसभा सांसद मनोज झा का चौंकाने वाला खुलासा। उनका दावा है कि पेपर लीक एक संगठित अपराध था और बीजेपी ने इससे कई करोड़ रुपए कमाए। सोचिए, जिस दिन रिजल्ट आ रहा था देश का, उसी दिन नीट के पेपर लीक किए गए। और वो बताऊंगा NTA वाले जोशी जी, उस पैसे का इस्तेमाल बाद में बीजेपी नेताओं ने 2004 में किया। उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान और PM मोदी को चुप रहने के लिए दोषी बताया। मुझे पूरा भरोसा है धर्मेंद्र प्रधान बैकवर्ड समाज से आते हैं। वो बैकवर्ड समाज दलित पिछड़ों का दर्द समझेंगे और इस परीक्षा को रद्द करेंगे।
और यह है प्रकाश हिंदुजा। ये अपने देश में से थे मगर अब ये ब्रिटेन के सबसे रईस परिवारों में आते हैं। इनकी पत्नी और इनके बेटे बहू को स्विट्जरलैंड की अदालत ने 4 साल की सजा सुनाई। ये सजा सुनाई क्यों गई? इन्होंने अपने घरेलू नौकर का शोषण किया था। तो सोचिए, इतना अमीर होने का कितना नाम खराब करते हैं ये लोग देश का। पता है, वहाँ लोग डिस्कस करते हैं, यहाँ के जो जातिवादी मनुवादी लोग हैं ना, वो शाम में जब बैठते हैं लॉन में और चाय कॉफ़ी के साथ, तो वो कहते हैं कि यार भारत चले जाना चाहिए था, यहाँ मज़ा नहीं है लंदन में, अमेरिका में, यूरोप में। तो पूछते हैं क्यों? तो यहाँ टॉयलेट खुद साफ करना होता है, कोई जाति नहीं बनी हुई है। यहाँ फर्नीचर का काम अगर नहीं आता है तो खुद करना पड़ेगा, टॉयलेट साफ करना पड़ेगा, प्लम्बर को बुलाना। आपको पता है यूरोप में और अमेरिका में जो लोहे का काम जानता है वो कम से कम 5 लाख 4 लाख रुपए महीने कमाता है। जो लकड़ी का काम जानता है, जो प्लम्बर का काम जानता है। एक दिन रोहिणी घावी से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि मैं तो मनाती हूँ कि मेरा कभी नल ना खराब हो, क्योंकि प्लम्बर के जो लोग काम करते हैं उनको एक दिन बुलाने का मतलब है कम से कम 10,000 रुपये देना भारत के हिसाब से। आप टॉयलेट क्लीनर के लिए बुलाएंगे, घर सफाई के लिए बुलाएंगे, मेड बुलाएंगे, तो आपको अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी। तो इसीलिए वो लोग चाहते हैं कि यहाँ तो सब्जी वाला, ड्राइवर, मेड, सफाई वाला, लोहे वाला, प्लम्बर सब मुफ्त में मिलता है और उसको छोट जात कहा जाता है। मतलब उसका सेवा भी का पैसा नहीं देंगे, उसको जाति, उसके पढ़ने लिखने का भी इंतजाम नहीं करेंगे। ये चीज़ यूरोप में नहीं है। तो ये हिंदुजा ब्रदर जैसे लोग का इलाज बहुत ज़रूरी है। ऐसे लोग को पहचानिए, ऐसे ही लोग जातिवादी और मनुवादी कहता हूँ। Legend Dolly Bhai refused to go Big Boss. He said that cannot leave his mother and his tea stall for 45 days. तो चलिए, डॉली भाई भले न गए हों लेकिन सेलिब्रिटी बन गए हैं। शिवानी को लेकर मैंने जो कहा था, सोचिए किस तरह से सोशल मीडिया ने बहुजनों की किस्मत बदली है और शिवानी को एक से एक लोग गाली दे रहे हैं उनकी भाषा को लेकर, उनके लाइफ स्टाइल को लेकर। अरे जहाँ शिवानी जैसे लोग पलते हैं ना, वहाँ तुम पल नहीं पाओगे। चंद्रशेखर आज़ाद ने जो खबर उनके बारे में आज तक ने छापा है, उनको तो बताना चाहिए सही है गलत है। और एक बड़ी खबर है, बीएसपी की पॉलिटिकल खबर है, आकाश आनंद की वापसी हो गई है पार्टी में और उनको उत्तराखंड के लिए स्टार प्रचारक बनाया गया। और 23 तारीख को बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी लखनऊ में पार्टी कार्यकर्ताओं की बड़ी बैठक कर रही, जिसमें देश भर के उनके जो पार्टी के जो प्रभारी हैं, जो राज्यों के जिम्मेदार लोग हैं, वो बैठने जा रहे हैं। और परीक्षा कराने वाली गुजरात की कंपनी ब्लैकलिस्ट एमडी अमेरिका भाग गया। सोचिए, उसका नाम नहीं जानेंगे, विनीत आर्या। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के एमडी विनीत आर्या लापता हो गया। कंपनी का दावा कि वो 40 साल से काम कर रही है, ऑनलाइन और ऑफलाइन परीक्षा आयोजित करती है। यूपीएसटीएफ एजू टेस्ट कंपनी। सोचिए, तो ये शख्स भाग गया है। और सोचिए कैसे सरकार चल रही है, इतने बड़े बड़े क्रिमिनल भाग जा रहे हैं। पता नहीं ये सरकार चल रही है क्या कर रही है, भगाया जा रहा है इस तरह के लोग। आपको क्या लगता है, भगाया जा रहा है, लोग भाग जा रहे हैं? और उत्तर प्रदेश में जंगल राज, गुंडा राज, कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। लगातार फायरिंग हुई। अखिलेश यादव ने एक लंबा ट्वीट किया है, ट्वीट से काम नहीं चलेगा। अखिलेश जी, सड़कों पर उतरिए आप लोग, जैसे आपके कार्यकर्ता उतरे हैं नीट को लेकर। बिग बॉस OTT 3 में शिवानी कुमारी के अलावा सभी कंटेस्टेंट के पास सरनेम है। भारत में सरनेम ब्रांड माना जाता है, अगर वो सरनेम अगली जातियों से जुड़ा हुआ हो तो। शिवानी कुमारी के पास ब्रांड नहीं है, वो बिना ब्रांड के अपनी काबिलियत पर पहुंची हैं। बाकी कंटेस्टेंट्स के नाम के आगे सरनेम हटा दिया जाए तो उनकी वैल्यू शून्य हो जाएगी। बिना सरनेम के शिवानी कुमारी की वैल्यू अन्य कंटेस्टेंट्स पर भारी पड़ रही है। शहरी सवर्ण एलिट व्याकुल है, उनकी व्याकुलता शिवानी कुमारी के सरनेम में है, उसकी जाति जानने में है। वो परेशान है कि आखिर कैसे बिना ब्रांड सरनेम के गांव देहात की एक लड़की अपने दम पर बिग बॉस OTT में कैसे आ गई। मित्रों, ट्रेंड करो, हर एक ट्रेंड मनुवादियों के मुंह पर तमाचा है। तो सोशल मीडिया ने तमाम लोगों को बदला है। हम लोगों को भी जो पत्रकारिता हम लोग तब टीवी में करते थे, अगर सोशल मीडिया पर ना आते तो कोई नहीं जानता। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, सोशल मीडिया मुक्ति का मार्ग। और सोचिए, प्रियांशु कुशवाहा, उनके खिलाफ FIR दर्ज कराया है बिहार के डिप्टी CM ने, विजय सिन्हा ने। जबकि वहीं अजीत भारती खुद दूसरे डिप्टी CM को जाबी लगाने की बात कह रहे हैं और बकलोल कह रहे हैं, लेकिन अजीत भारती पर FIR नहीं होगा। तो इस देश में दलित, पिछड़ा, आदिवासी हैं तो आप सवाल भी नहीं पूछ सकते हैं, आपको लपेट दिया जाएगा। और अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने पर तमाम जो संघ समर्थक लोग हैं वो जज पर सवाल उठा रहे हैं, उठना चाहिए। और
सोचिए एक बड़ी खबर आ रही है, अयोध्या में बीजेपी की हार पर मंथन चल रहा था और सुना उसमें डीएम गए हुए थे। डीएम कब बीजेपी के कार्यकर्ता हो गए, ये भी खबर बताऊंगा। दोनों तस्वीर को ये है, तो देखिए दोनों तस्वीर, ये डीएम और इस बाबा में लड़ाई हुई। तो बाबा तो मान सकते हैं राजू दास में कि वो कार्यकर्ता हो सकते हैं, वो खुद कह रहे हैं हम बीजेपी के लिए काम करते हैं। इन्होंने ही स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमले की कोशिश की थी। तो ये बाबा साधु के रूप में बीजेपी का कार्यकर्ता है, जैसे टीवी अखबार। और 11 लोगों ने, बड़ी खबर है, 11 लोगों ने ईवीएम की माइक्रो कंट्रोलर चिप की जांच की मांग की है। 11 लोगों ने, इनमें से 3 उम्मीदवार भाजपा के हैं। तो सोचिए, धीरे धीरे सही ईवीएम को लेकर भी लगातार खुलासा हो रहा है और होता रहेगा। और अब बहुत दिनों तक ईवीएम का झोल चलने वाला नहीं है, ये भी समझ लीजिए। और फिरोजाबाद में आकाश जाधव की 19 तारीख की चोरी के आरोप में गिरफ्तारी हुई थी, अब उनकी मौत हो गई है। परिवार वालों का कहना है कि उनके जेल में पिटाई से मौत हुई। चंद्रशेखर आजाद ने संज्ञान लिया है। और भाजपा के समीक्षा बैठक में डीएम साहब क्या कर रहे थे? उत्तर प्रदेश में भाजपा अपनी हार की समीक्षा बैठक कर रही थी। इसी में महंत राजू दास और डीएम नीतीश कुमार में मारपीट हो गई। लेकिन भाजपा की समीक्षा बैठक में डीएम क्या कर रहे थे, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो ये अखिलेश यादव समय समय पर कहते रहे हैं। और सीएनजी की दाम महंगी हो गई है, 80 रुपए के करीब पहुंच गई है। तो महंगाई लगातार जो है वो तेज होते जा रहा है। ये भी सोशल मीडिया पर बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा था। और सोचिए, बीजेपी के 3 नेता ने भी ईवीएम जांच की मांग की है। और याद है 18,000 करोड़ से बना वो पुल मुंबई का, जिसका सर्विस लेन टूट गया था। सोचिए, विपक्ष मजबूत होता है तो कितना फायदा होता है। अब उसके मरम्मत के काम चालू हो गए। और बिहार में रोज पुल ढहते। एक और पुल ढहने की तस्वीर देखिए। किसी ने सही डाटा दिया है। आपको पता है, इस देश में जो बड़े बड़े टेंडर हैं या जो कॉन्ट्रैक्ट हैं, जो देश की इकोनॉमी, जो सबसे बड़ा बिजनेस है, आपको पता है उसमें 90% आबादी SC ST OBC का नाम लेवा नहीं है। जैसे इस देश के 100 रुपए की संपत्ति अगर पूरे देश में है तो 90 रुपए संपत्ति 10% जनरल के पास है। और 10% संपत्ति, बाकी 90% SC ST OBC किसानों के पास है। और यही 10% मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस में है, सिनेमा, स्पोर्ट्स में। और यही सब तय करता है कि क्या सही है क्या गलत है। और ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि हम और आप बोल नहीं रहे हैं। पहले टीवी अखबार में ये बोलने नहीं देते थे, अब सोशल मीडिया पर है, बोलिए। और ये देखिए, ओशियन जैन है, इन्होंने किस तरह से गाली गलौज की थी। अब बाद में इन्होंने ट्विटर पर से अपना वो ट्वीट हटा लिया है। तो बहुजन समाज के लोग एग्रेसिव तरीके से अपना रख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भाजपा अपनी हार की समीक्षा बैठक कर रही थी। इसी में महंत राजू दास और डीएम नीतीश कुमार में मारपीट हो गई। लेकिन भाजपा के समीक्षा बैठक में डीएम साहब क्या कर रहे थे, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो सोचिए, मैं इसलिए कह रहा हूं, चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक जब तक डाइवर्सिटी नहीं होगी, इस देश में न्याय नहीं मिल सकता है। और अखिलेश जी ने मात्र 13,000 करोड़ की लागत से आगरा एक्सप्रेसवे बनवाया था और मोदी जी ने 18,000 करोड़ की लागत से अटल सेतु बनवाया। अटल सेतु के सर्विस लेन जो है वो टूटना शुरू हो गया है। जैसे दिल्ली में प्रगति मैदान के टनल में पानी भर गया था। तो ये कौन लोग ठेकेदार हैं? और सोचिए, एक बड़ी खबर, 8 बार के सबसे सीनियर सांसद हैं लोकसभा में कोडी कुन्नील सुरेश। 8वीं बार चुनाव जीत के आए हैं। वो शेड्यूल कास्ट समाज से हैं, कांग्रेस के नेता हैं, शेड्यूल कास्ट से चुन के आए हैं। कायदे से उनको प्रोटेम स्पीकर होना चाहिए था, लेकिन उस पर सवाल किए जा रहे। तो चलिए, धीरे धीरे कांग्रेस भी अब जो SC ST OBC की राजनीति करने लगी है, देखते हैं कितना दिन पहले करती हैं। और ठेकेदारी में आरक्षण क्यों जरूरी है? देखिए, इस तरह के पुल नहीं गिरेंगे तब तक जब तक ठेकेदारी में आरक्षण नहीं होगा। देखिए, सिवान में फिर पुल गिरा। अब ठेकेदारी में 93% सवर्णों का कब्जा है, बाकी 7% पर OBC है। दलित और आदिवासी तो शायद ही होंगे। ये व्यवस्था रही तो पुल गिरेंगे ही। इसलिए ठेकेदारी में आबादी के अनुपात में आरक्षण दो। ऐसे ही फैसले हेमंत सोरेन ने किया था, मायावती जी ने किया था, उसको पलट देते हैं ये लोग। और हिंदुजा परिवार अपने कुत्ते पर साल में 8 लाख रुपए उड़ाता था और घर के बुजुर्ग हेल्पर को 7 फ्रैंक 660 रुपए देता था। ये है वो लोग। देखिए, ये सब इसीलिए क्योंकि इनके खून में बेईमानी है। क्या करिएगा, इनकी नजरों में मेड काम करने वाले लोग अच्छे नहीं होते हैं। और प्रियांशु कुशवाहा, बिहार के मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने मेरे खिलाफ FIR कराया है, कारण मैंने उन्हें बेहुदा कह दिया था। अब अगला बिना सिर पैर के बात बोले, स्त्रीलिंग को पुलिंग और पुलिंग को स्त्रीलिंग बनाए।
ये वही डिप्टी सीएम है जिन्होंने कहा था, प्रियांशु कुशवाहा ने कुछ ट्वीट किए थे कि किस तरह से इन्होंने कहा था कि ललन सिंह ने मुंगेर के लोगों को कुत्ता का मांस खिलाया है। और इससे ज्यादा तो इनको क्या क्या अतुल अग्रवाल कह रहे थे, तो अतुल अग्रवाल पर भी केस करना चाहिए टीवी पर बैठाकर। मुझे तो बुरा लग रहा था। इसी तरह से लोग लालू यादव, मायावती जी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, स्टालिन, करुणानिधि को टीवी पर बैठकर बेइज्जत करते हैं। इसी तरह से रूबिका लियाकत ने जीतन मांझी जी को इंसल्ट किया था। मैं चाहता हूं किसी का इंसल्ट ना हो। और अभी अतुल अग्रवाल इनको क्या क्या कह रहा था, डपोर संखी, ये वो, अतुल अग्रवाल पर भी इनको एफआईआर। मैं किसी के भी गाली गलौज के खिलाफ हूं। सपा की सरकार हो या बसपा की, आरजेडी की, एक चीज कॉमन देखी है, इन पार्टियों में सरकार की जितने भी दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक समाज के मंत्री होते हैं उसमें 90% सचिव, निजी सचिव हर कीमत पर अग्री जाति के होते हैं। ये पर्सनल स्टाफ मंत्री जी के कार्यकाल में जमकर माल कमाता है और सरकार जाने पर यही लोग सब पोल पट्टी खोलकर मंत्री जी को फंसा देते हैं। और जब मंत्री जी फंस जाते हैं तब उन्हें अपना समाज याद आता है, कहते हैं उन्हें जाति की वजह से फंसाया गया। जबकि अग्री जाति के मंत्री होशियार होते हैं, वो अपने जाति बिरादरी पर ही भरोसा करते हैं और उन्हें ही पर्सनल स्टाफ बनाते हैं और दोनों मिलकर सुरक्षित तरीके से माल पीटते हैं। अनिल यादव ने ये कहा है। मुझे लगता है कि नेताओं को इससे सावधान तो रहना चाहिए। तो ये जब सुदामा कोटा का ईवीएस आरक्षण रात में लागू हो गया तो मेरिट खत्म नहीं हुआ। सोचिए, हाईकोर्ट का ये वर्डिक्ट है, बाय 7 ऑफ 7 फॉर 7। बहुजन को आरक्षण मिल जाने से मेरिट खत्म हो जाएगा। ये सबसे बड़ा झूठ है और न्यायपालिका का काम है कानून बनाए तो लागू करना। लेकिन कांग्रेस के दौर में इतना ज़्यादा, और ये तो ट्रेलर है। अभी 2007 में देखिएगा महंत राजू दास का बयान, बीजेपी की बढ़ाएगी टेंशन। अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी के नेता लोकसभा चुनाव में हार हुई समीक्षा के लिए बैठक कर रहे थे, जिसमें प्रदेश के 2 मंत्री सम्मिलित थे। वहां अयोध्या के डीएम और हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास के बीच तीखी झड़प हुई। मेरा सवाल है, बीजेपी की समीक्षा मीटिंग में डीएम और महंत क्या करने गए थे? महंत का तो फिर भी मान लिए, डीएम क्या कर रहे थे, ये सबसे बड़ा सवाल हो रहा है। और डीएम ने कहा है कि राजू महंत दास का कैरेक्टर जो है वो क्रिमिनल वाला रहा है, इसलिए उनकी हमने सिक्योरिटी हटा ली है। ये महंत दास जी हैं जो इन्होंने हमला करने की कोशिश की थी। और ब्रिटेन के सबसे अमीर हिंदुजा परिवार के 4 सदस्यों को स्विस अदालत ने भारतीय प्रवासी नौकरों का शोषण करने के लिए जेल की सजा सुनाई। 18 घंटे काम कराकर मात्र 700 रुपये प्रतिदिन देते थे। तो वहाँ के कानून के हिसाब से ये बहुत बड़ा अपराध था और उनको सजा दी गई है। भारत में आज भी कितना कम तनख्वाह देते हैं। सम्राट, सोचिए, चंदन शर्मा है जो सरेआम सम्राट चौधरी ने कहा कि हम जाएंगे आरक्षण, जो हाईकोर्ट का फैसला आया है उसके खिलाफ, तो उनको पेंडुलम कह रहे हैं तमाम। और रोमिला थापर ब्राह्मण है, डीएन झा ब्राह्मण, रुचिका शर्मा ब्राह्मण, अलका चट्टोपाध्याय ब्राह्मण, देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय ब्राह्मण। इन सभी ब्राह्मण विद्वानों ने एक साथ कहा है कि नालंदा को ब्राह्मणों ने जलाया है। ब्राह्मण समाज खुद को विद्वान माना जाता है, फिर हम कौन इनके गलत बोलने वाले हैं? आज तो 1 लाख लोग के साथ लोग बोल रहे हैं। तो सोचिए, नालंदा को लेकर जो लगातार बहस थी उस पर दिलीप मंडल का स्टैंड था कि हम बाबा साहब की बातों को मानते हैं। ये बात सही है लेकिन सवाल है कि मुगलों के दौर में जो खिचड़ी बन रही थी उसमें खिचड़ी में कौन शरीक थे लोग? टोडरमल, बीरबल, तानसेन, ये नवरत्न लोग थे और तुलसीदास। और क्या मुगलों के दौर में जो गलतियां हुई है उसका बदला जुम्मन मियाँ जी से लिया जा सकता है? एक सवाल। दूसरा सवाल, आज सिस्टम में कौन लोग बैठे हुए हैं और पटना में आरक्षण कैसे खत्म, बिहार में आरक्षण खत्म हो रहा है, आज कैसे पेपर लीक हो रहा है, वो कौन लोग हैं? क्या उसके खिलाफ न बोला जाए? और ये अधीर रंजन चौधरी हैं, इन्होंने इंडिया गठबंधन को हरवाने में कोई भूमिका नहीं छोड़ी। ये कांग्रेस के अध्यक्ष थे। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी जबकि ममता बनर्जी, तो क्या कांग्रेस बी टीम नहीं हुई? और ये सबसे बड़ी खबर है, बाबा साहब की तस्वीरों को डिस्प्लेस किया गया है। रामजी गौतम बीएसपी के सांसद है, तो सोचिए, बाबा साहब की तस्वीरों को हटा दिया गया है संसद से, उनको अलग रखा जा रहा है। इसको लेकर 26 को बड़ी बैठक है और यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द है। नीट नहीं कह रहा हूं, नेट की परीक्षा रद्द की गई है। तो लगातार परीक्षाएं जो रद्द हो रही हैं वो सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। और नरेंद्र मोदी ने 6 महीने पहले अटल सेतु का उद्घाटन किया था। अब उसके सर्विस लेन में खराबी आ गई है, दरारें पड़ रही हैं, उसको लेकर लोग ट्रोल हो रहे हैं। तो लगातार एग्जाम भी रद्द हो रहा है।
एग्जाम रद्द होने से सबसे ज्यादा नुकसान दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज को होता है और इंतजार का न्याय है। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी जो सोशल मीडिया पर वायरल। और सोचिए अब ईवीएम को लेकर शक गहराने लगा और खुद बीजेपी के 3 हारे हुए सांसदों ने क्लेम किया, टोटल 11 लोगों ने क्लेम किया है। और मैं फिर कह रहा हूं, चाहे कोलोजियम हो, चाहे ईवीएम हो, चाहे जाति जनगणना रोकना हो, ग्रीन हंट हो, नीट हो या एनटी हो, ये सब कांग्रेस का पाप है जिसको बीजेपी ढो रही है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।